हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके ऑनलाइन चैनल माई अब गुरु में। उम्मीद होगी आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब तो पैट के एग्ज़ाम के लिए आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं और 10 से 12 दिनों का समय आपके पास शेष है। इस समय का सदुपयोग कैसे करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रणनीति ये होती है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। इसीलिए मैं आपके लिए आपकी जो मॉडल पेपर की सीरीज़ चल रही है, जो कि 20 दिन 20 मॉडल पेपर वाली सीरीज़ है, उसका आज 8वां दिन है और 8वां मॉडल पेपर। 7 मॉडल पेपर आप लोगों ने देख लिए होंगे, जिसमें से हर एक मॉडल पेपर में आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन ही नहीं मिलते, बल्कि उन क्वेश्चनों की जो व्याख्या होती है, चारों ऑप्शन की व्याख्या मैं करता हूँ, तो आपके 150 से 200 क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन नहीं बल्कि 150 से 200 क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मैं बार बार प्रत्येक मॉडल पेपर में यही बात कहता हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसलिए अंत समय है, आपको पढ़ने का ज़्यादा मौका नहीं है, तो आप इसी को पढ़ें, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जितनी मैं व्याख्या कर रहा हूँ और जौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को ये मान लो बिल्कुल रट के जाओ। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो पिछला पेपर हुआ था, उस पेपर के हिसाब से मैंने पेपर डिज़ाइन किया है। ये जितने भी क्वेश्चन जीके के हैं प्लस करंट अफेयर के हैं। करंट अफेयर की मैं बात करता हूँ तो आपके चैनल पर एक नई श्रृंखला चालू है, कल से आपको मिलेगी करंट अफेयर की। जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको करंट अफेयर के बाकी हैं, जो आपको अलग से पढ़ने हैं, तो उन क्वेश्चंस की श्रृंखला आपको मिलेगी। आपको अनमोल सर और अभिषेक सर दोनों लोग मिलकर कराएंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अभिषेक सर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप करवाएंगे और अनमोल सर आपको सीरियल वाइज जो जो आपको पढ़ना है, जैसे कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे इंडेक्स है, पुरस्कार और सम्मान है, युद्ध अभ्यास हैं, बाकी ऐसे टॉपिक अनमोल सर करवाएंगे। तो आप वो भी सेशन ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से करंट अफेयर के 10 नंबर आपके पूरे होंगे और जिस मॉडल पेपर से आपके 40 से 45 नंबर कंप्लीट होंगे, वो भी 50 में। तो इसलिए ये श्रृंखला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे देखना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए आप चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का, वो है मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था। निर्गत का मतलब यहाँ पर है किस शासक ने चलाया था। तो सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किसने चलाया था, वो बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका हुमायूं, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है जहांगीर, डी ऑप्शन है शेर शाह। अकबर की अगर मैं बात करूं तो अकबर का शासन कब तक था, 1556 से 1605 ईस्वी, 1605। इसके बाद इसका पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठा। उसके बाद जो अकबर था, अकबर का पिता था हुमायूं। ये अकबर का कौन था, पिता। और पिता के बाद आया अकबर, अकबर के बाद आया जहांगीर। जो कि जहांगीर था, ये 1605 से ये 1627 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। यहाँ से ये भी आपको याद रखना है, जो रुपया नामक सिक्का था वो आपको शेर शाह द्वारा चलाया गया था। डी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। बताना है आप सभी को महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार। ए ऑप्शन है आपका हसन निज़ामी, बी ऑप्शन है उतवी, सी ऑप्शन है आपका फिरदौसी, डी ऑप्शन है चंद्रबरदाई। बताएं आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर। यहाँ से हम चंद्रबरदाई की बात करते हैं तो ये पृथ्वीराज के दरबारी थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। अगर फिरदौसी की बात करें तो ये भी महमूद गजनवी का ही दरबारी था और ये दरबारी कवि था, कवि। और इतिहासकार की बात करें तो ये इतिहासकार हो जाएंगे आपके उतवी। याद रखिए,
महमूद गजनबी के दरबारी इतिहासकार थे उतवी और दरबारी कवि थे फिरदौसी। याद रखिए आप सभी। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन पत्तन पोहार किसके तट पर स्थित था? इसका ऑप्शन बताना है आप सभी को। तो ए ऑप्शन है आपका ताम्रपर्णी, बी ऑप्शन है कावेरी, सी ऑप्शन है पेरियार, डी ऑप्शन है बैगई। बताना है आप सभी को। तो प्राचीन पत्तन पोहार किस नदी के तट पर स्थित था? जो ये पत्तन था ये चोल साम्राज्य का पत्तन था। किसका? चोल साम्राज्य का। और चोल वंश की जो स्थापना है वो की थी विजयालय ने। विजयालय ने। और ये जो पत्तन था ये कावेरी नदी के तट पर स्थित था। याद रखिएगा आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ज्ञानोदय का मतलब है यहाँ पर किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका स्वर्ण सिक्रता, बी ऑप्शन है आपका पलासिनी, सी ऑप्शन है गंगा, डी ऑप्शन है ऋजुपालिका नदी। बताना है आप सभी को कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तब तक मैं बताता हूं कि भगवान जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था गया में। और किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये हुआ था निरंजना नदी के तट पर। निरंजना, या ऑप्शन में आपको मिल सकता है फल्गु नदी भी, यही इसी को कहते हैं फल्गु नदी। और अगर गौतम बुद्ध की महावीर स्वामी की बात करें तो इन्हें प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर। डी ऑप्शन आपका सही है। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो आपको बताना है जो राख का टीला मिला है वो किस स्थल से मिला है। बताइएगा आप सभी। ए ऑप्शन है आपका बुदिहाल, बी ऑप्शन है संगनकल्लू, सी ऑप्शन है कोल्डी हवा, डी ऑप्शन है ब्रह्मगिरी। कोल्डी हवा की बात करें अगर तो कोल्डी हवा से प्राचीन चावल के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीन चावल के साक्ष्य, ये याद रखिएगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा संगनकल्लू। ये जो आपका है ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कर्नाटक राज्य में, ये भी याद रखिए, कर्नाटक राज्य में। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि संगनकल्लू कहाँ पर पड़ता है? तो कर्नाटक राज्य में। कोल्डी हवा से क्या मिला था? प्राचीन चावल के साक्ष्य। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व आरंभ हुआ? तो चुनाव सबसे पहले भारत में निर्वाचन किस अधिनियम के तहत चालू हुआ? तो वो बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी ऑप्शन है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, डी ऑप्शन है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। बताना है आप सभी को कि किस अधिनियम के तहत भारत में चुनाव के तत्व आरंभ किए गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए आप सभी। तो वो हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारत में चुनाव के तत्व प्रारंभ हो गए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जैसा कि मैंने बताया, जिसमें व्याख्या करने को होगी उसमें मैं पूरे चारों ऑप्शंस की व्याख्या करूंगा। जिसमें कुछ नहीं है बताने को उसमें मैं क्या ही बता सकता हूं, इसलिए उसका आंसर देना ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन है आपका नमक कानून को निरस्त करना, बी ऑप्शन है
सरकार के सत्ता की कटौती, सी ऑप्शन है आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, डी ऑप्शन है आपका भारत के लिए पूर्ण स्वराज। बताइए आप सभी। तो नमक सत्याग्रह के बारे में बता दूं तो जो नमक सत्याग्रह गांधी जी ने नमक पर जो कर लगाया गया था अंग्रेजों द्वारा, उस कर में वृद्धि को कम करने के लिए या कानून निरस्त करने के लिए किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में और इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए 12 मार्च 1930 को दांडी के लिए यात्रा शुरू की थी, और ये यात्रा शुरू की थी साबरमती आश्रम से, अपने साबरमती आश्रम से, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। दांडी की अगर बात करें तो दांडी ये गुजरात के नवसारी जिले में है। नवसारी जिले में, ये भी याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक पूछा तो नहीं गया है UPSSC के द्वारा, लेकिन ये पूछा रेलवे में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है, अभी ट्रेंडिंग में था। दांडी यात्रा गांधी जी ने कहाँ से शुरू की थी? साबरमती आश्रम से, ये याद रखनी है। और कहाँ पहुँचे थे? दांडी पहुँचे थे। और दांडी कहाँ है? नवसारी जिले में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी? तो बताइएगा आप सभी। तो बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका सन 1900, बी ऑप्शन है 1901, सी ऑप्शन है 1902, डी ऑप्शन है 1905। बताइए आप सभी कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की गई। तब तक मैं बताता हूँ, ये जो होम रूल सोसाइटी है ये वो नहीं है जिसकी एक इंडियन होम रूल लीग थी। होम रूल लीग, तो उसकी जो स्थापना हुई थी वो की थी तिलक और एनी बेसेंट ने। होम रूल लीग की स्थापना वो की थी 1916 में बीजी तिलक और एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने। और ये जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है इसकी स्थापना हुई थी सन 1905 में। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी लंदन में। लंदन में किसने की थी? तो ये की थी श्याम कृष्ण जी वर्मा ने। याद रखिएगा, श्याम कृष्ण जी वर्मा ने ये की थी आपकी लंदन में। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो अभी तक आपने कभी भी सुने ही नहीं हैं। तो ये याद रखिए, क्योंकि होम रूल लीग तो सबको पता है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन जब आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आपको 1916 भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो बहुत से बच्चे वही लगा के आएंगे और कहेंगे क्वेश्चन विवादित है, हमारा सही है। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस पे आपके आयोग से भी नंबर नहीं मिलते, आप कितनी भी रेट डालें, जो है तो है। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी याद रखिए 1905 में, स्थापना लंदन में की किसने? श्याम कृष्ण जी वर्मा ने। और होम रूल लीग इसकी स्थापना तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। वो कब की थी? 1916 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? ए ऑप्शन है आपका कलकत्ता, बी ऑप्शन है बेलगाम, सी ऑप्शन है कराची, डी ऑप्शन है बनारस। बताइएगा आप सभी कि कब चालू हुआ था कांग्रेस का 1905 में, किस अधिवेशन में? स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन में जो अपनाया गया था वो स्वदेशी अपनाए और विदेशी का बहिष्कार था। मतलब जो विदेशी वस्तुएं थीं जो अंग्रेज अपने यहाँ से ला रहे थे उनका बहिष्कार करना था और स्वदेशी आंदोलन को चलाना था। मतलब जो स्वदेशी वस्तुएं थीं जो गांधी जी के चरखे से या चरखे से सूत कातना, ये चीज़ें चलाई गई थी। और बंगाल विभाजन, और ये किया गया था 1905 में किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के। बंगाल विभाजन किया किसने? विभाजन तो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने।
कब किया था? 19 जुलाई को, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन किया था। और इसके एवज में ये जो बनारस अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें ये आंदोलन का समर्थन किया गया था। डी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। कभी भी बड़ा देख के घबराएं नहीं, जो इतना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही आसान होता है। बस उसमें एक चीज़ छोटी सी पूछी होती है और वो आप बड़ा क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? ए ऑप्शन है आपका लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी ऑप्शन है आपका लॉर्ड डलहौजी, डी ऑप्शन है आपका लॉर्ड बेलेजली। बताना है आपको कि जब लक्ष्मीबाई के पति महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी, तो उनका जो दत्तक पुत्र था दामोदर, तो दामोदर को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया था। तब उस समय जो इसका सिस्टम पूरा यह था कि ये राज्य हड़प नीति जो चलाई गई थी, वो चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो डलहौजी ने हड़प नीति के शिकार के तहत झांसी को हड़प लिया था। अगर डलहौजी की हड़प नीति का शिकार बताएं तो सर्वप्रथम हड़प नीति का शिकार था सतारा। ये भी आपको याद रखना कि सर्वप्रथम सतारा को हड़पा था, और उसके बाद ये झांसी का नंबर आया था। सतारा के बाद सबसे पहले दूसरे नंबर पे हैदराबाद था, उसके बाद ये झांसी था। तो ये राज्य हड़प नीति जो थी वो लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। प्रथम ये था सतारा, फर्स्ट, याद रखना। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम हड़पा गया राज्य या शहर क्या था, तो वो था सतारा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी नदी है? ए ऑप्शन है आपका सिंधु नदी, बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, सी ऑप्शन है यांगसी नदी, डी ऑप्शन है हुआंगहो नदी। एशिया की बात करें तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपको बताना है। तो मैं ये बता दूं कि एशिया के साथ साथ ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी, एशिया की सबसे लंबी, और ये चीन की पहली सबसे लंबी नदी है। चीन जो है चीन की सबसे लंबी नदी है, बताना है आप सभी को। तो ये हो जाएगी आपकी यांगसी नदी, जो कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पहले नंबर पर विश्व में है नील नदी, दूसरे नंबर पर है आपकी अमेजन नदी, और तीसरे नंबर पे आपकी यांगसी नदी। ये आपकी तीसरे नंबर पर है। और ये चाइना की जो है वो पहले नंबर पर सबसे लंबी नदी है। और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो ये सिंधु नदी है। पाक की सबसे लंबी सिंधु नदी है। भारत की अगर सबसे बड़ी नदी कहें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और जो ये हुआंगहो नदी है, इसे कहते हैं चीन का शोक नदी। चीन का शोक, क्योंकि इसी नदी के कारण चीन में बाढ़ आती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बृहत ज्वार आता है, कब आता है? ए ऑप्शन है आपका जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। बी ऑप्शन है आपका जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं। सी ऑप्शन है आपका जब तेज हवा चल रही हो। डी ऑप्शन है आपका जब रात बहुत ठंडी हो। बताना है आप सभी को कि बृहत ज्वार कब आता है। तो बृहत ज्वार कब आता है बताएं आप सभी। तो ये ज्वार आता है, ये आता है सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण, आकर्षण शक्तियों के कारण
शक्तियों के कारण। और जब बृहत ज्वार आता है तो ये होता है कब? जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। ये ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। ये क्वेश्चन मैं पहले भी अपने प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ, इसलिए इसका आंसर जल्दी से दे दीजिए, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो इसका सीधा सा ऑप्शन है कि भूमध्य सागर। सी ऑप्शन आपका सही है। जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है और ये भारत में, उत्तर भारत में, ये उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा कराता है। शीत ऋतु में जो सर्दियों में वर्षा होती है दिसंबर और जनवरी में, तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है। याद रखिएगा आप सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साख पत्र LC दिया जाता है, किसे दिया जाता है या किसके द्वारा दिया जाता है, बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका एक निर्यातकर्ता द्वारा, बी ऑप्शन है आपका एक आयातकर्ता द्वारा, सी ऑप्शन है आपका सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा, डी ऑप्शन है जहाजी कंपनी द्वारा। बताइए आप सभी कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही क्या आंसर क्या होगा बताना है आप सभी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक आयातकर्ता द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही है। जो साख पत्र है इसे क्या कहते हैं? इसे क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं। क्रेडिट कार्ड कहते हैं और ये एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम है वो कहाँ पर स्थापित है बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका कानपुर, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है आगरा, डी ऑप्शन है नोएडा। बताना है आप सभी को कि ये कहाँ पर स्थापित है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ को इलेक्ट्रॉनिक सिटी, IT सिटी कहा जाता है। IT सिटी के नाम से जाना जाता है। और आपसे यहाँ पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ है, तो ये है आपकी कानपुर में। ए ऑप्शन आपका सही है। कानपुर को उत्तर प्रदेश की उद्योग नगरी भी कहते हैं। ये भी इसे उद्योग नगरी की संज्ञा दी जाती है। उद्योग नगरी की याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। ए ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी द्वारा, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय फ्रंट सरकार द्वारा, सी ऑप्शन है जनता सरकार द्वारा, डी ऑप्शन है आपका राजीव गांधी द्वारा। जो रोलिंग प्लान है तो इसे ये लागू किसके द्वारा किया गया था वो बताना है आप सभी को। तो रोलिंग प्लान के बारे में बता दूं। जो रोलिंग प्लान है, पहले तो भारत में NDC की स्थापना हुई। NDC ने क्या सुझाव दिया कि पंचवर्षीय योजना के माध्यम से भारत में विकास किया जाएगा। तो पंचवर्षीय योजना के माध्यम से विकास की बात कही गई। तो जब पंचवर्षीय योजनाएं दिखी कि ये असफल दिख रही हैं, कोई विकास नहीं समझ में आ रहा, तो रोलिंग प्लान कहते हैं एक वर्षीय योजना को। एक वर्षीय योजना को तो रोलिंग प्लान एक वर्षीय योजना को कहते हैं। ये सर्वप्रथम किसने लागू किया था? तो ये किया था आपकी जनता सरकार ने। जो जनता पार्टी की सरकार आई थी तो इसके जो प्रधानमंत्री बने थे जनता पार्टी में, वो बने थे मोरारजी देसाई, याद रखना। और ये बने थे 1978 में।
और रोलिंग प्लान 1978 से 80 तक ही चल पाया था। चूँकि इन्होंने 5 वर्ष का बनाया था, लेकिन इनकी जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी, जिससे रोलिंग प्लान 78, 79, 80 3 साल चल पाया। 3 साल ये भी पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान कितने साल चला, तो ये 3 साल चला। जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और 1978 से 80 तक ये चला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है सॉरी तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है बताना है आप सभी को। तो आर्थिक सर्वेक्षण ए ऑप्शन है आपका योजना आयोग, बी ऑप्शन है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है आपका वित्त मंत्रालय, डी ऑप्शन है आपका वित्त आयोग। तो वित्त आयोग की बात करें तो ये संविधान के अनुच्छेद 280 में है, अनुच्छेद 280 में, याद रखिएगा। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, याद रखिए। किसकी सिफारिश पर, तो ये हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। योजना आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, 1950 में, जो कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका वित्त मंत्रालय। जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण है ये भारत के बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है और इसे भी वित्त मंत्री ही पेश करती हैं, तो ये वित्त मंत्रालय से संबंधित होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपको सुमेलित करने के लिए दिया गया है कालानुक्रम अनुसार। तो उसमें क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं कि भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको ये कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करनी है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि इसमें जो सबसे पहले आएगा उसे सबसे पहले करेंगे और उसके बाद जो आएगा उसी के बाद उसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या आसान होती है कि आपको जो सबसे पहले पता है कि आपको जो पता है वो आपको देखनी है। तो आपको पता है इसमें क्या है, ए में है कि LM सिंघवी समिति, बी में है PK थुंगन समिति, सी में है अशोक मेहता समिति, डी में है JBK राव समिति। अब ऑप्शन दे रखे हैं, ये 4 तो आपके कथन हो गए, ये ऑप्शन है कूट कि इनमें जो सबसे पहले आया। तो हमें सबसे पहले क्या पता है कि अशोक मेहता समिति, इसने 3 स्तर पर पंचायती राज के गठन की सिफारिश की थी, 3 स्तरीय। और इसका गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1956 में, 1956 में। तो सबसे पहले इसी का गठन हुआ था, तो सबसे पहले तो यही होगा। तो सबसे पहले 3 देख लीजिए किसमें है। इसमें 3 नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 3 नहीं है, इसमें भी नहीं होगा। इसमें भी 3 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा सीधा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे पहले 3 होगा। इसमें आसानी भी होती है और कठिन भी होते हैं, क्योंकि आसानी यही है कि आपको अगर एक पता है और एक अगर ऑप्शन में सही से मिल गया, बाकी ऑप्शन में ना हुआ, तो आपको ये लगाने में आसानी होगी। इसीलिए ये ऐसे क्वेश्चन है, इन्हें कभी छोड़कर ना आए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी अच्छे फंस जाते हैं। जैसे अगर हमें PK थुंगन समिति या अशोक मेहता समिति ही पता होता, तो अशोक मेहता समिति या फिर PK थुंगन समिति एक पता होता, तो इनमें एक में किसी को मिला लेते, उसके बाद देख लेते क्या होगा। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो कहाँ पर विधेयक लाया जा सकता है बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका लोकसभा में, बी ऑप्शन है केवल राज्यसभा में, सी ऑप्शन है या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में, डी ऑप्शन है आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तो कोई भी विधेयक नहीं लाया जाता, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ सुनवाई होती है मामलों की।
कोई भी विवाद होता है केंद्र राज्य के मध्य या फिर राज्य में या केंद्र में किसी नागरिक के विवाद, तो ये सर्वोच्च न्यायालय में भी कुछ मैटर होते हैं जो सुलझाए जाते हैं। तो जो विधेयक लाया जाएगा या तो लोकसभा में लाया जाएगा या तो राज्यसभा में, तो इसमें किस में लाया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही, या तो लोकसभा में लाओ या राज्यसभा में। लेकिन पारित दोनों सदनों में होता है, पारित जो होता है वो दोनों सदनों में होता है। इसमें पूछा गया है कि किस सदन में लाया जा सकता है, तो शुरुआत में चाहे राज्यसभा में लाइए चाहे लोकसभा में। अगर राज्यसभा में पारित हो गया तो फिर उसे लोकसभा में लाना पड़ेगा, लोकसभा में भी पारित होना पड़ेगा। अगर लोकसभा में पहले ला रहे हो तो राज्यसभा में भी पारित कराना पड़ेगा, लोकसभा में तो होगा ही। तो यहाँ से ये याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। शून्यकाल की बात की गई है। ए ऑप्शन है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से, बी ऑप्शन है आपका जापान से, सी ऑप्शन है आपका दक्षिण अफ्रीका से, डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो यहाँ से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, आपकी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं बताइएगा आप सभी। तो ये कर सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। जापान से क्या लिया गया है, तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये भी याद रखना है आपको कि जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अमेरिका से आपका क्या लिया गया है बताइए आप सभी। तो अमेरिका से लिया गया है आपके मौलिक अधिकार, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो शून्यकाल किससे लिया गया है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो शून्यकाल है ये भारत की ही देन है, ये भारत ने खुद बनाया है, क्योंकि हमारे यहाँ के भी टैलेंटेड लोग हैं जो संविधान में कुछ संशोधन कर सकते हैं। तो शून्यकाल किसी भी देश से नहीं लिया गया है, ये भारत का ही है और पूर्ण स्वदेशी है, जैसा कि मोदी जी का चल रहा है स्वदेशी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है, बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ये तो नहीं है। ये कहाँ पर है, ये है आपकी अमेरिका में, वहाँ राष्ट्र की अलग नागरिकता होती है और राज्य की अलग। बी ऑप्शन है आपका राज्य की एकल नागरिकता, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन है आपका संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, बिल्कुल सही है, संपूर्ण भारत में भारत की एक ही नागरिकता है। डी ऑप्शन है आपका भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता, बिल्कुल नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता भारत में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया आपसे। ए ऑप्शन है आपका बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है सरदार पटेल। अगर अम्बेडकर साहब की बात करें तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति की जो कि संविधान को बनाने के लिए बनाई गई थी, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, अम्बेडकर साहब। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो ये संघ समिति के अध्यक्ष थे, संघ समिति के। राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे, झंडा समिति के। यहाँ से याद रखिए क्वेश्चन बन सकता है। अगर प्रांतीय समिति की बात करें तो ये थे सरदार पटेल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारे शरीर में रक्त दाब होता है। ए ऑप्शन है आपका वायुमंडलीय दाब से कम, बी ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक, सी ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब के बराबर, डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। जो हमारे शरीर में रक्त दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान नाम दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका अरस्तु, बी ऑप्शन है लैमार्क, सी ऑप्शन है डार्विन, डी ऑप्शन है लिनियस। बताइए आप सभी। तो जीव विज्ञान जो नाम दिया था वो दिया था आपका लैमार्क ने। बी ऑप्शन आपका सही है। अगर डार्विन की बात करें तो डार्विन ने क्या दिया था, तो ये दिया था उत्तरजीविता का सिद्धांत, उत्तर जीविता का सिद्धांत या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक या प्रकृति के चयन का सिद्धांत दिया था, प्रकृति के चयन का सिद्धांत। अगर जीव विज्ञान के जनक की बात करें, जनक, तो जनक आपके हैं अरस्तु, जिन्हें जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, लेकिन जीव विज्ञान नाम किसने दिया, वो दिया आपके लैमार्क साहब ने। बी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ए ऑप्शन है आपका ग्लूकोज, बी ऑप्शन है फ्रक्टोज, सी ऑप्शन है सुक्रोज, डी ऑप्शन है सेलुलोज। तो इसके बारे में बता दूं कि जो सबसे मीठी शर्करा होती है तो वो होती है फ्रक्टोज। सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ही। सुक्रोज चीनी को कहते हैं, जिसे शुगर भी कहते हैं, शुगर, इसे टेबल शुगर भी कहते हैं, याद रखिए टेबल शुगर। सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, कौन सा होगा। तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, वो पाए जाते हैं पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों का घटक क्या होता है, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज हमारा प्रकृति पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है। फोटोवोल्टीय सेल किससे संबंधित है बताएंगे आप सभी। ए ऑप्शन है आपका सौर ऊर्जा से, बी ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा से, सी ऑप्शन है पवन ऊर्जा से, डी ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा से। बताइएगा आप सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा। जो फोटोवोल्टीय सेल है तो ये सौर ऊर्जा का प्रतीक, सौर ऊर्जा संबंधित है। और सौर ऊर्जा में जो फोटोवोल्टीय सेल होते हैं, सोलर कुकर, इनमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये भी याद रखिए, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं सोलर कुकर में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ए ऑप्शन है आपका प्रकाश की, बी ऑप्शन है समय की, सी ऑप्शन है आपका प्रकाश की प्रवणता की, डी ऑप्शन है आपका खगोलीय दूरी की। ये क्वेश्चन मैं एक बार करवा चुका हूँ, इसलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इस पे ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे क्योंकि एक पहले भी प्रैक्टिस सेट में हो चुका है। इसलिए बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी का। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक या इकाई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन क्या बजाते थे उसे बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका सितार, बी ऑप्शन है आपका तबला, सी ऑप्शन है आपका सरोद, डी ऑप्शन है आपका बांसुरी। बताइएगा आप सभी, तब तक मैं बता देता हूं कुछ। ये जो सितार वादक हैं ये हैं पंडित रविशंकर अगर मैं बात करूं सरोद वादक की तो ये हैं अमजद अली खान, ये भी याद रखिए आप, अमजद अली खान को। सितार वादक पंडित रविशंकर, सरोद वादक अमजद अली खान। जो बांसुरी वादक हैं तो ये हैं हरि प्रसाद चौरसिया। यहाँ से भी आप याद करिए। तो आपका बचा क्या? तबला। तो जाकिर हुसैन किससे संबंधित हैं? तबला से। यहाँ से आपको एक और याद रखना है कि जो शहनाई वादक हैं वो बताएं आप, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। जो शहनाई वादक फेमस हैं वो कौन है, बताइएगा आप सभी। ये जो थे शहनाई वादक, इन्होंने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं इनके जो शपथ ग्रहण समारोह था, जब ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी इन्होंने शहनाई बजाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खान, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। बिस्मिल्लाह खां याद रखना है आपको, ये शहनाई वादक थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? ए ऑप्शन है आपका पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 25 जनसंख्या बढ़ाकर भूक्षरण कैसे रोका जा सकता है? भूक्षरण तो भूमि का क्षरण होता है। बी ऑप्शन है आपका वनारोपण, ये हो सकता है, आगे भी देख लेते हैं अगले क्वेश्चन। सी ऑप्शन है आपका वनस्पति हटाकर, बिल्कुल नहीं होगा, वनस्पति तो लगाई जाती है, वनस्पति हटा नहीं सकते। डी ऑप्शन है अति चराई, ज़्यादा चराई करेंगे तो घास चर जाएगी और भूमि अपर्दन और बढ़ेगा, भूचरण और बढ़ेगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वनारोपण करके, वृक्ष लगा करके या घास लगा करके भूमि के क्षरण को रोका जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? ए ऑप्शन है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, बी ऑप्शन है आपका योजना आयोग द्वारा, सी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय द्वारा, डी ऑप्शन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा। देखिए क्वेश्चन वही है जो पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये अलग टाइप से पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वित्त मंत्रालय द्वारा। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी होता है और ये बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो पणजी है किस भारतीय राज्य की राजधानी है? बताना है आप सभी को। तब तक मैं बता देता हूँ छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। ये है आपकी रायपुर। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला हो जाएगी। झारखंड की बात करें तो ये हो जाएगी रांची, पता होगा आप सभी को। पणजी की बात करें तो ये हो जाएगी गोवा की राजधानी, याद रखिए आप सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि माले डैश की राजधानी है। आज ही मैंने बताया है स्टैटिक जीके की क्लास में, माले किसकी राजधानी है? तो ये हो जाएगी आपकी मालदीव की राजधानी। अल्जीरिया की अगर राजधानी की बात करें तो ये हो जाएगी अल्जीयर्स, ये भी आपको याद रखनी है, अल्जीरिया की अल्जीयर्स। केन्या की राजधानी हो जाएगी आपकी नैरोबी। मालदीव की राजधानी माले हो गई।
मॉरिशस की राजधानी हो जाएगी आपकी पोर्ट लुइस। याद रखिए, क्योंकि राजधानी और मुद्रा आपके सिलेबस में दे रखा है, तो यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनता है, क्योंकि पिछली बार दोनों शिफ्टों में राजधानी से क्वेश्चन बना था, मुद्रा तो नहीं पूछी थी। खैर राजधानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखिए। ऐसे ही मैं हर प्रैक्टिस सेट में ये 4 ऐसी राजधानी करवा दूंगा जिससे आपकी कंप्लीट हो जाए। और स्टैटिक जीके की क्लास भी आप देखें, जिसमें मैंने सारी राजधानी जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं, एशिया महाद्वीप की, यूरोप की, या फिर अफ्रीका महाद्वीप या अमेरिका महाद्वीप की जितनी भी देश हैं इंपॉर्टेंट राजधानी है, वो मैंने स्टैटिक जीके की क्लास में करवा दी हैं। वो भी आप देखें। और उसमें भारत के पड़ोसी देश भी करवा दिए हैं, जिससे भी भारत के पड़ोसी देश से स्टैटिक जीके से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो वहीं से बनेंगे, उसी वीडियो से। तो यहाँ से भी आपको ये 4 याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ए ऑप्शन है आपका मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है आपका लोकसभा अध्यक्ष। तो जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? तो वो सौंपेंगे आपके राष्ट्रपति को। ये एक दूसरे को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, इसलिए याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो खजुराहो मंदिर में पहले भी बता चुका हूँ अपने प्रैक्टिस सेट में, ये चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे, चंदेल शासकों द्वारा, और ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं, जो कि प्राचीन मंदिर हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है आपका 9 नवंबर, बी ऑप्शन है 10 नवंबर, सी ऑप्शन है 11 नवंबर, डी ऑप्शन है आपका 12 नवंबर। बताइएगा आप सभी कि शांति व विकास के लिए विश्व भर में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 10 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, याद रखिए ये अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन है आपका 1 दिसंबर, बी ऑप्शन है 3 दिसंबर, सी ऑप्शन है आपका 5 दिसंबर, डी ऑप्शन है 7 दिसंबर। बताइएगा आप सभी कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस की बात करें तो भारत में एड्स उन्मूलन के लिए कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1992 में। ये भी याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एड्स उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाया गया था भारत में 1992 में। एड्स दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है आपका 3 दिसंबर को। बी ऑप्शन आपका सही है, 3 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, कि उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया था। तो ये अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया था या कब आयोजन किया गया था, बताना आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका 5 से 11 अप्रैल 2022, बी ऑप्शन है आपका 14 से 20 अप्रैल 2022, सी ऑप्शन है आपका 15 से 21 अप्रैल 2022, डी ऑप्शन है आपका 18 से 24 अप्रैल 2022। बताइए आप सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 18 से 24 अप्रैल 2022 तक उत्तर प्रदेश में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सॉरी, इसका गलत आंसर हो गया। ये जो एकदम से दिमाग में क्लिक कर गया कि ये जो अग्नि सुरक्षा सप्ताह है ये 18 से 20 अप्रैल नहीं मनाया गया, इसे कट कीजिए। ये मनाया गया आपका बी ऑप्शन सही है, 14 से 20 अप्रैल 2022 तक। ये गलत बाई मिस्टेक हो गया।
14 से 18 एकदम से क्लिक किया मैंने कि यार ये तो गलत बता दिया। तो इसका सही आंसर है, इसे करेक्शन कर लीजिए। 14 से 20 अप्रैल को अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। एड्स दिवस की अगर बात करें तो ये भी गलत हो गया बाई मिस्टेक। एड्स दिवस है आपका जो, वो है 1 दिसंबर को। एड्स दिवस की बात करें तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर इसमें गलत हो गया बाई मिस्टेक, उसके लिए सॉरी। यहाँ इसका सही आंसर 1 दिसंबर हो जाएगा। 1 दिसंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें, कभी कभी हो जाता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ह्यूमन एरर हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, और इसका सही आंसर हो जाएगा 14 से 20 अप्रैल 2022 तक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अप्रैल 2022 में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। बताना है आप सभी को कि जो जलमार्ग कॉन्क्लेव है इसका आयोजन कब किया गया। तो ए ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है सिक्किम, डी ऑप्शन है असम। तो जो ये जलमार्ग कॉन्क्लेव है ये किया गया 11 और 12 अप्रैल को, 11 व 12 अप्रैल को, 11 व 12 अप्रैल को। और किस राज्य में किया गया, तो ये किया गया है आपके असम राज्य में। डी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। बताइएगा आप सभी कि 48वें जो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस है इसका आयोजन कहाँ किया गया। ए ऑप्शन है आपका लखनऊ, बी ऑप्शन है भोपाल, सी ऑप्शन है नई दिल्ली, डी ऑप्शन है मुंबई। बताइए आप सभी। तो इसका जो आयोजन है वो माननीय चक्रवर्ती सम्राट पीएम मोदी द्वारा किया गया। ये चक्रवर्ती सम्राट ही हैं, क्योंकि जो आज तक नहीं हुआ वो सब इन्होंने करके दिखाया है मोदी जी ने, तो इनके लिए चक्रवर्ती सम्राट ही शब्द अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये कहाँ शुरू किया गया, तो ये किया गया नई दिल्ली में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 26 से 30 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। बताइए आप सभी। ए ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, बी ऑप्शन है आपका बीजिंग, सी ऑप्शन है सिंगापुर, डी ऑप्शन है आपका मनीला। बताइए आप सभी। इसमें एक क्वेश्चन फिर से गलत टिक हो गया है आंसर, तो उसमें करेक्शन कर लीजिए। तो ये जो नई दिल्ली है ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, याद रखिए ये गलत ऑप्शन है। ये पीएम मोदी जी ने तो उद्घाटन किया है, लेकिन ये हुआ है आपका भोपाल में बाई मिस्टेक। आज पता नहीं क्या हो गया, तबीयत जैसी ख़राब लग रही है, सर दर्द कर रहा है, इसलिए कुछ हो रहा है, कुछ मुंह से कह रहा हूँ और कुछ निकल रहा है, ये मानो। तो आज थोड़ा मैनेज कर लीजिए, कल से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन है, ये भोपाल में किया गया, ये याद रखिए, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाई मिस्टेक हो गया, ह्यूमन एरर समझिए कि कभी कभी हो जाता है, दिमाग जब कहीं और हो जाता है तो ऐसा कुछ हो जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। और आप भी क्वेश्चन पुटअप करना सीखिए, क्योंकि आप ऐसे ही नहीं पढ़ सकते कि आपको जो कुछ भी जैसे पढ़ा दे। आप भी देखिए कि ये क्या ये सही है, कमेंट करके तुरंत बताइए। अगर कोई भी चीज़ गलत मैंने पढ़ा दी है या बाई मिस्टेक हो गया अनजाने में, तो आप उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिए,
कि क्या सही पढ़ाया है क्या गलत पढ़ाया है। तो उसका अगर सही आंसर होगा तो मैं ज़रूर पिन करूँगा कमेंट सेक्शन में। फ़िलहाल तो मैं खुद ही सही करवा देता हूँ, पता नहीं क्या आवाज़ सा हो जाता है मुझे कि मैंने कुछ गलत किया है आगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका करेक्शन कर लीजिए भोपाल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 26 से 30 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, बताना है आप सभी को। तो ये किया गया है आपके नई दिल्ली में। नई दिल्ली याद रखिए, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो खाद्य एवं आतिथ्य मेला 2022 है, आहार मेला, वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा मेला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आईरैड परियोजना को किस केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया। आईरैड जो परियोजना है इसे किसने लॉन्च किया, बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है आपका दिल्ली, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है चंडीगढ़। क्योंकि इसमें पूछा गया है क्या कि केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया, तो राज्य तो हमारे ऑप्शन होंगे नहीं। तो अब हमारा ऑप्शन या तो चंडीगढ़ होगा या दिल्ली होगा। तो क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। तो ये जो आईरैड परियोजना है ये क्या है, सबसे पहले तो इसको ये देखते हैं। तो ये आईरैड परियोजना के बारे में मैं बता देता हूँ। तो ये है एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस। एकीकृत, ये भी याद रखिए, एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस। याद रखिए, यहाँ से जो आईरैड परियोजना है इसका सीधा सा मतलब है एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। और इसे विकसित किसने किया है, तो इसे परियोजना को विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने इसे विकसित किया है, याद रखिए। और ये शुरू की है आपके चंडीगढ़ राज्य ने। यहाँ से भी याद रखना है आपको कि ये क्या है, सड़क दुर्घटना डेटाबेस योजना, आईआईटी मद्रास ने इसे लॉन्च किया है। और ये कहाँ शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है आपकी चंडीगढ़ में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो बताइएगा आप सभी। ए ऑप्शन है आपका तेलंगाना, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन है आपका तमिलनाडु। कि अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, बताना है आप सभी को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताएं आप सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बी ऑप्शन आपका सही है। जो ये ध्वज है जो विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, तो ये बिहार में बनाया गया है। और बिहार में जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे वीर कुंवर सिंह, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बिहार के जगदीशपुर से जिन्होंने विद्रोह किया था और विद्रोह का नेतृत्व किया था जगदीश सिंह, तो उन्हीं के सम्मान में ये ध्वज फहराने का रिकॉर्ड बनाया गया है, याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पूछा गया है। ए ऑप्शन है आपका गुजरात, बी ऑप्शन है तेलंगाना, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। बताइएगा आप सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गुजरात।
गुजरात आपका राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस रेलवे जोन ने, यहाँ पर जोन होगा, किस रेलवे जोन ने, यहाँ कट गया है थोड़ा, किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है, पहल को लॉन्च किया है? तो किस रेलवे जोन ने? ए ऑप्शन है आपका दक्षिण पूर्व रेलवे, बी ऑप्शन है आपका मध्य रेलवे, सी ऑप्शन है आपका दक्षिण मध्य रेलवे, डी ऑप्शन है आपका दक्षिण पश्चिम रेलवे। तो बताना है आप सभी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण मध्य रेलवे, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को शुरू किया है। तो दक्षिण मध्य रेलवे जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर ये मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बन गई है? ए ऑप्शन है आपका एयर इंडिया, बी ऑप्शन है आपका इंडिगो, सी ऑप्शन है स्पाइस जेट, डी ऑप्शन है आपका गो एयर। बताएंगे आप सभी इसका सही आंसर क्या है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा के चलिए, क्योंकि ये UPSSC का भी बोरिंग असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन को उपयोग करने वाली उपयोग करके विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस बन गई है। तो वो बन गई है आपकी इंडिगो, बी ऑप्शन आपका सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसे इंपॉर्टेंट करके चलें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? क्योंकि ये सितंबर और अक्टूबर में अभी आयोजित हो रहे हैं। अभी कल ही चक्रवर्ती सम्राट माननीय मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो इनके बारे में एक चीज़ और याद रखनी, जो 36वें खेल हैं इसमें 36 खेल ही खेले जाएंगे, 36 खेल ही खेले जाएंगे, ये भी याद रखना। तो यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कितने खेलों को समाहित किया गया है? तो 36 खेल हैं और इसकी जो मेज़बानी है वो गुजरात राज्य द्वारा की गई है और चक्रवर्ती सम्राट माननीय मोदी जी ने इसका उद्घाटन अभी परसों नरसों किया है। चूँकि ये आगे आने वाले थे, इसलिए सितंबर अक्टूबर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कि फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के बारे में बताना है कि किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। ए ऑप्शन है आपका सिंगापुर, बी ऑप्शन है फिलीपींस, सी ऑप्शन है थाईलैंड, डी ऑप्शन है वियतनाम। तो इसके बारे में बताना है जो ये राष्ट्रपति हैं, ये जिस देश के हैं उसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा किया है। ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत से खरीदेगा। ब्रह्मोस मिसाइल बनाई किसने है? तो ये भारत और रूस के सहयोग से बनी है, रूस व भारत के सहयोग से। और इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस के बने हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। अगले क्वेश्चन पे याद चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, तो इसे देखते हैं कि 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित हो रहा विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा है? ए ऑप्शन है आपका INS अरावली, बी ऑप्शन है आपका INS शिवालिक, सी ऑप्शन है INS सह्याद्री, डी ऑप्शन है आपका INS सतपुड़ा। याद रखना है आप सभी को कि जो 29 जून को रिमपैक 2022 हो रहा है एक्सरसाइज, इसमें कौन सा
भारत का INS है जो भाग ले रहा है, तो इसमें भाग ले रहा है आपका, याद रखिएगा, सॉरी, तो इसका आंसर बताइएगा आप सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका INS सतपुड़ा, डी ऑप्शन आपका सही है। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जो आपने 50 क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए और उसके साथ साथ अपने चारों ऑप्शंस की व्याख्या देखी। तो आपका स्कोर क्या रहा, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कैसा लगा आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए। और आज की मैंने स्टैटिक जीके की क्लास भी अपलोड कर दी है, तो स्टैटिक जीके भी देखिए, क्योंकि वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने की निश्चित ही संभावना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट और अगले स्टैटिक जीके की क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। ख्याल रखिए आप अपना और आप अपने सभी का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, जिससे भी आप चाहते हैं। नमस्कार।